हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ और आज के इस इरिगेशन की क्लास में हम यूनिट 4 को कंटिन्यू करते हुए आज का लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में चलिए देखते हैं तो क्या चीज़ होती है ये। बेसिकली ये भी एक जो इरिगेशन पिछले क्लासेस में जैसे हम इरिगेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, वैसे भी ये भी एक मेथोडोलॉजी है इरिगेट खेतों को इरिगेट करने की। इसमें बेसिक ये जो ये जो इससे पहले हमने जो डिस्कस की थी सब सरफेस इरिगेशन, ये कुछ उससे मिलती जुलती हुई है। बस चेंज जैसे कि हम सब सरफेस इरिगेशन में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर और पौधों की जड़ों तक, फसलों की जड़ों तक पानी पहुंचा रहे थे। इसमें भी हम कुछ उसी तरह से, लेकिन इसमें जो पाइपलाइन रहेगी वो सरफेस के ऊपर रहेगी। चलिए इससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। देखिए ये एक इस तरह की हमने क्या किया हुआ है, पाइपलाइन बिछा दी है और जहाँ पर भी हमने जो वाटर जो ड्रॉप्स हैं वहाँ पे हमने होल कर दिया होता है और वो 1 बाय 1 ड्रॉप टू ड्रॉप करके उनकी फसलों को सींचता है। ये एक उसी का इमेज है और ये जो है ये उनके कंपोनेंट हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो है ये एक टाइमर होता है। टाइमर मीन्स कि उसको जो वाटर की सप्लाई है उसको रेगुलेट करने के लिए कि कब कितनी टाइमिंग इसमें आप सेट कर सकते हैं कि कितनी टाइमिंग तक उसकी सप्लाई को देना है। और ये जो है किसी हाउस होल्ड की तरफ एक सप्लाई गई हुई है और ये आप देखिए ये जो है प्रेशर रेगुलेटर है। प्रेशर रेगुलेट क्या करता है, वो पानी की जो इंटेंसिटी होती है, स्पीड और पाइप में उसको रेगुलेट करता है। और यहाँ पे देख रहे होंगे प्लास्टिक पाइप डिपर टिप टिप करके जो पानी फसलों को पहुँचाया जाता है। तो ये इसके कंपोनेंट के बारे में था। तो अब चलिए अपनी थ्योरी की तरफ आते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है। ड्रिप सिंचाई एक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है। इसके द्वारा जल एवं पोषक तत्वों को की बचत होती है और इसमें पानी को बूंद बूंद करके धीरे धीरे पौधों की जड़ों पर गिराया जाता है। देखिए यहाँ पे पोषक तत्वों की बचत का मतलब है कि जो हम जैसे फ्लो इरिगेशन में हम इरिगेट करते थे खेतों को, तो उसमें जो हमारे कुछ जो सॉल्ट्स वगैरह सब जो अर्थ में मिले हुए जो जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फ़र वगैरह, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो जब पानी इस तरह से हम फ्लो इरिगेशन करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पानी खेतों में बहता है, तो वो अपने साथ जो उसकी नरिशमेंट के लिए अर्थ की या पौधों की जो ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं वो भी उस पानी के साथ बह जाते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा अमाउंट में पूरी खेत में से ही वो जो वाटर है वो होकर जाता है।
लेकिन इसमें क्या है कि इसमें चूँकि जो पानी की ड्रॉपलेट है वो 1 बाई 1 बूंद बूंद करके और उसी जगह पे, उसी स्थान पे, उसी ख़ास मखसूस जगह पे गिरती हैं जहाँ पे हमने उनको फिक्स किया होता है, और उनकी जड़ों के आसपास। जिससे क्या होता है, जो सॉइल की एक्चुअल प्रोफाइल है उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती, जिस तरह की उसकी कंपोजिशन है वो ही रहती है। इसका मतलब ये है। और देखें क्या लिखा हुआ है, इस सिंचाई का मुख्य उद्देश्य सीधे जड़ों को पानी पहुंचाना है, ताकि जो वाष्पीकरण है वो न्यूनतम हो सके। देखें क्या बोल रहे हैं कि जो इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि इवेपोरेशन में जो लॉस हो जाता है वाटर का, उसको मिनिमम करते हुए हमने अपने खेतों तक पानी को पहुंचाना होता है। अब ये उसके मेथोडोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। इस सिंचाई में छिद्रित पाइपों का एक जाल खेत में जड़ की गहराई पर बिछाया जाता है, अथवा इसे खेत की सतह पर भी बिछाया जा सकता है। जड़ की गहराई पर पानी धीरे धीरे रिसकर आसपास मृदा को नम रखता है तथा सतह पर धीरे धीरे बूंदों के रूप में टपक कर मृदा में नमी उत्पन्न करता है। ये हो गई उसकी जो तरीक़ेकार है, जो कार्यविधि है, उसके बारे में बात। अब इसके बाद आती है कंपोनेंट के बारे में भी। कंपोनेंट के बारे में इससे पहले हमने जो एक इमेज आपको दिखाई थी, उसमें जो कंपोनेंट था बेसिकली, एक तो इसका मेन कंपोनेंट था हेड वर्क, और कंपोनेंट कुछ उसके ऐसे ही हैं जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन में जो जैसे नोज़ल और हेड वर्क उसका भी था, और कैरियर सप्लाई। तो ऐसे ही इसमें एक हेड वर्क होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और जहाँ से हमने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो यूनिट हमारी कंट्रोल करती है, तो एक होता है कंट्रोल सिस्टम। ये आप देख सकते हैं। तो हेड वर्क का क्या काम होता है? हेड वर्क में एक पंप या हाइड्रेंट दाब उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। पंप द्वारा पानी को एक शीर्ष टंकी में एकत्र कर लिया जाता है। इस जल में आवश्यकता अनुसार फर्टिलाइज़र, कीटाणुनाशक, खरपतवारनाशक मिला दिया जाता है। इस जल को फिल्टर से होकर गुजारा जाता है, जहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इससे दूर हो जाती हैं, जिसमें एक दाब नियंत्रक भी लगा रहता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी हमने इसको लगाना होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, जो वाटर को एक कंटेनर या फिर एक सर्टेन अमाउंट में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जैसे उसकी जो भी फसल है, जैसे उसकी डिमांड होती है, उसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह मिला सकते हैं। और वहाँ पर और जब हम सप्लाई से पहले उसे फ़िल्टर कर लेते हैं, ताकि जो एक इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वाटर की, वो वहाँ से निकाली जा सके। और यहाँ पर ये जो यूनिट होती है, इसमें एक जो प्रेशर रेगुलेटर भी लगा रहता है, जो कि प्रेशर को रेगुलेट करता रहता है कि कितना प्रेशर रखना है। डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ड्रॉपलेट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देन क्या है, देखें वितरण प्रणाली के अंतर्गत मुख्य एवं पार्श्व पाइप पीवीसी के बिछाए जाते हैं। ये सतह अथवा ज़मीन के अंदर भी बिछाए जा सकते हैं। प्रत्येक
पाइप में कुछ अंतराल पर उत्सर्जक इमिनेट्स या पतली ट्यूब माइक्रो ट्यूबिंग लगाई जाती है। उत्सर्जक में पानी बूंद बूंद करके गिरता है तथा पतली ट्यूब के निचले सिरे जैसे पौधे तक पहुंचता है पर भी उत्सर्जक लगा देते हैं। अब गाइस जो वो इसके जो मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं इसमें मिनिमम उसकी ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमने उसको डिज़ोल्व करके लगाया होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये स्प्रिंकल में भी एक ये जो मेरिट थी कि खेतों को मतलब प्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये भी उसमें ही है। और तीसरा पॉइंट क्या है, सिंचाई हेतु प्रयुक्त जल का अधिकांश भाग पौधे की वृद्धि में उपयोग होता है। कहने का मतलब है कि वाटर लॉसेस इसमें मिनिमम होते हैं और जो भी हम पानी यूज़ करते हैं फसलों की सिंचाई के लिए वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो अपनी पौधे ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। जो सिंथेसिस वगैरह की जो प्रोसेस होती है उसमें मोस्टली पानी यूज़ हो जाता है। कहने का सेंस है कि जो वाटर लॉसेस है वो इसमें कम रहते हैं। और इसमें जो रिसाइकल वाटर है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा जो नदियों वगैरह का या फिर जो हाउस होल्ड का जो वो पानी आता है इसको भी एक बार फिल्टर से गुजार कर इसको भी यूज़ किया जा सकता है। इस सिंचाई में मृदा में कटाव कम होता है। ये चीज़ वही है जो हमने स्प्रिंकल इरिगेशन में पढ़ी थी कि जो फ्लो इरिगेशन के बरक्स इन दोनों स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें जो मृदा की जो क्षरण है या फिर कटाव कह सकते हैं छोटे लेवल पर, तो ये नहीं होता, क्योंकि जो पानी को लगाने का जो तरीका है ड्रॉप टू ड्रॉप वहाँ पे गिरता है और वो ज़्यादा इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाता कि उसको डिकम्पोज कर सके या उसको जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ ले जा सके। और ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर प्लेन वो जो खेत है जो फिर आप जो फील्ड है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक सर्टेन आपको शेप देने की ज़रूरत हो। जिस भी फॉर्म में जो भी टोपोग्राफी है उस पे ही हम जो पाइपलाइन है उसको बिछा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंचाई की आवृत्ति पर मृदा के प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि डिपेंड नहीं करता कि कितनी जो फ्रिक्वेंसी है पानी देने की, ये सॉइल पे डिपेंड नहीं करती। और इसमें चूँकि पानी सिर्फ पौधों की जड़ों तक दिया जाता है तो इसमें जो खरपतवार बढ़ने का जो अंदेशा रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, इवन फॉर्म में रहता है। एक जो नेक्स्ट पॉइंट इसका और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि इसमें कम प्रेशर रखते हुए भी वहाँ पे हम इरिगेट कर सकते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या था कि हमें एक फिक्स अमाउंट में वाटर प्रेशर को रखना ही होता है, क्योंकि हमने जो अपने एरिया तय किए हुए होते हैं वहाँ पे जो पाइपलाइन इस तरह से बिछाई होती है कि जो नोज़ल है वो इतना एरिया कवर करेगी। अगर हमने प्रेशर कम कर दिया तो वो एरिया कवरिंग उसकी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि
इसमें ये बात नहीं है कि अगर प्रेशर कम भी रखते हैं तो भी जो सप्लाई है वो होती रहेगी, क्योंकि इसमें इतनी प्रेशर की ज़रूरत होती नहीं है जिस तरह से नोज़ल वाले स्प्रिंकल इरिगेशन में होती है। अब डिसएडवांटेजेस मोस्टली इन सब के जो मॉडर्न जो इरिगेशन सिस्टम है जनरली एक जैसे ही इनके डिसएडवांटेजेस हैं। मसलन मोस्ट ऑफ कॉमन जो डीमेरिट है इनकी ये है कि जो इनकी जो इंस्टॉलेशन या फिर जो सेटअप की कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहती है, इसीलिए जो इंडिया में ये ज़्यादा स्टेट्स में प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसकी जो इंस्टॉलेशन की जो शुरुआती कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। और देखें जो सेकंड पॉइंट ये है कि जो हम इसमें पाइपलाइन जो बिछाते हैं वो भी कभी इरप्शन उसमें पैदा हो सकता है। इरप्शन इस तरह से कि कभी जो जंगली जानवर हैं या फिर वेदर कंडीशन है वो भी इसको नुकसान पहुंचा सकती है। और जो पाइप होते हैं वो भी जो पीवीसी की पाइप होते हैं प्लास्टिक के वो भी टूट जाते हैं और वो टूट कर जो सॉइल की कंपोजिशन है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह एक पॉलीमर है, उसमें हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनका इंटीग्रेशन रहता है। और हाँ, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो अपघटित प्लास्टिक पाइप मृदा के पोषक तत्वों तथा फसलों को प्रदूषित कर देती है। हाँ, तो वही है अभी जो डिस्कस किया कि जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के तो वो हार्मफुल केमिकल्स का एक काफ़ी टिपिकल कंपोजिशन होता है। और ये देखें चूँकि ये गलते नहीं हैं, एक दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो वो जो मिट्टी में गल जाते हैं उनको वो बोलते हैं डिग्रेडेबल, और जो नहीं गलते वो होते हैं नॉन डिग्रेडेबल। और जो वो ज़्यादातर जो क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं उनको प्लास्टिक को छोड़कर मोस्टली चीज़ों को वो खा लेते हैं। और जो एक तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं इस तरह से, लेकिन प्लास्टिक के केस में ये चीज़ नहीं होता, ये नॉन डिग्रेडेबल में इसको गिना जाता है। ये ख़त्म नहीं होती, कहने का मतलब ये सॉइल में मिलती नहीं। और इस तरह से ये ख़त्म नहीं होती, तो जहाँ पे रहती है तो वहाँ की सॉइल की जो नेचर है उसको अफेक्ट पहुँचाती है। अब देखें क्या लिखा हुआ है चौथा पॉइंट है यदि पानी को ठीक से फिल्टर नहीं किया गया तो प्लास्टिक पाइप के जल को जाम कर सकता है। ये हो सकता है, हाँ, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें पार्टिकल्स, तो ये हो सकता है कि अगर उसको फ़िल्टर नहीं किया है आपने तो आगे जाके जो सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाए और वो जो पार्टिकल्स हैं एक जगह पे इकट्ठा होकर एक जाम की सिचुएशन या फिर क्लॉगिंग की सिचुएशन को पैदा कर दें। और फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो है जो ग्राउंड वाटर ड्रिप की अवस्था में सिंचाई हेतु दिया गया पानी दिखाई नहीं देता, इसलिए कभी कभी किसान द्वारा अधिक पानी दे दिया जाता है और कम भी। ये कि अगर इसमें ऐसा होता है कि जो हम पानी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पाइपलाइन होती है वो सरफेस के कुछ ऊपर भी हो सकती है और जस्ट उससे अटैच हुई, और उसके कुछ बेनिथ कुछ उसके अंडर भी हो सकती है। तो इसमें अंदाज़ा नहीं रहता कि
कितना अमाउंट दिया जा चुका है। हालांकि अभी जो हमने एक जो कंटेनर्स के थ्रू उसको पानी दे रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू कमर है तो हो सकता है उसको ये दुश्वारी हो। 6 पॉइंट यही है कि जो हमने बात की थी कि जो पाइपलाइन होती है उसको जो जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो गाइस ये था जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में। अब ये हमारी एक्सरसाइज आ गई। तो अब ये जो गाइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आपका एक जो नेक्स्ट चैप्टर है लिफ्ट इरिगेशन, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसे कि हम ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कुएं की लब्धि जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, कुएं की लब्धि कैसे ज्ञात की जाती है। कुएं की लब्धि को हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हालांकि तो कुएं की लब्धि को ऐसे ही जनरल आइडिया के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लब्धि को इंग्लिश में यील्ड बोलते हैं। कुएं की लब्धि वो एक ऐसे भी कह सकते हैं, कुएं की लब्धि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। यील्ड बेसिकली जब भी किसी चीज़ के साथ में यील्ड लगी होती है तो उसका सेंस यही होता है कि वो कितनी क्षमता, मैक्सिमम कितनी क्षमता से वो इफ़िशियंसी के साथ वो चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है जिसके लिए वो चीज़ बनी हुई है। तो इस चीज़ को बोलते हैं जो हम जो ग्राउंड वाटर में डिगिंग करके जो हम वेल से एक्वीफर टेक्निकली उसको बोलते हैं, जो पानी वहाँ पर जो रहता है तो वो कितना पानी हमें दे सकता है, इसी को यील्ड बोलते हैं। अब एक्वीफर्स के बारे में, परिरुद्ध जो जल ग्रह पड़ते हैं उनको इंग्लिश में एक्वीफर्स कहते हैं। वाटर में कुछ पानी ऐसा होता है, जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं जो परमेबिलिटी जिनके अंदर नहीं होती। जैसे ग्राउंड वाटर के थ्रू कुछ पानी जो रेनफॉल है या फिर हाउस होल्ड वगैरह का पानी जब नीचे जाता है तो अर्थ के नीचे कुछ ऐसी लेयर्स हैं, कुछ उनका फैलाव कुछ एरियो में होता है जहाँ पे वाटर वहाँ पे ट्रैप हो जाता है और वो पानी को अपने से नीचे नहीं जाने देती। तो इस तरह से हम, और इनमें कुछ इसी के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड, पर्च्ड एक्वीफर। सही है, तो वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज की क्लास में ये जो 4th यूनिट है वो ख़त्म होती है, और जो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लिफ्ट इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। तो लिफ्ट इरिगेशन आप समझ ही रहे होंगे, जब हम पानी को कुछ ऊपर उठाकर, वाटर सोर्स से कुछ ऊपर उठाकर जब अपने खेतों में यूज़ करते हैं तो उस तरह का एक जो मेथडोलॉजी या कार्यविधि जो हम अडॉप्ट करते हैं उसके लिए, तो वो कहलाती है लिफ्ट इरिगेशन। जैसे कि हम वेल, जो अभी हम जनरली जो यूपी में मोस्टली जो प्रैक्टिस की जाती है इरिगेशन की, वो ट्यूबवेल क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको मैकेनिकली उठाकर सरफेस पर लेके आते हैं। ऐसे ही कैनाल सिस्टम भी आपने देखा होगा। जो कैनाल सिस्टम होता है, कोई कैनाल है वो आपके जो जिस एरिया को भी उसने इरिगेट करना होता है वो उससे कुछ ना कुछ हाइट पे होती है, तो वो हाइट से नीचे उसको पानी को ले जाया जाता है। तो ये भी लिफ्ट इरिगेशन में आता है। और इससे पहले भी जब कदीम ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, जो हम
मैनुअली हाथों से उठाकर, ठेकली से उठाकर अपने खेतों में पानी गूलों के द्वारा पहुंचाते थे, वो भी लिफ्ट इरिगेशन में आता था। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।